प्रिय शिक्षार्थियों, आदाब, नमस्कार। मूक्स के इस ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर हिंदी भाषा के पठन पाठन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम हिंदी भाषा बोध के व्याख्यान संख्या 21 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी तक इस पाठ्यक्रम के 20 व्याख्यानों में आपके बीच हमारे सहयोगी डॉक्टर गुलाम फरीद साबरी आप लोगों से रूबरू थे। अब अगले 40 व्याख्यान में मैं आप लोगों के बीच में रहूँगा। मेरा नाम मेराज अहमद है। मैं हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में प्रोफेसर हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, निरंतर सीखने सिखाने की प्रक्रिया के तहत हम 5वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके हैं। उम्मीद है ये सिलसिला आगे यूं ही चलता रहेगा और हमारे और आपके ज्ञान में मुसलसल इजाफा होता रहेगा। इस सप्ताह के व्याख्यानों का विषय शब्द समूह के वर्गीकरण पर आधारित प्रमुख आधारों पर वर्गीकृत शब्दों का अध्ययन है। व्याख्यान संख्या 21 का विषय रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द का ज्ञान है। प्रस्तुत व्याख्यान से आप लोगों की शब्द की समझ विकसित होगी तथा रचना के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण स्पष्ट होगा। उसको आप उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो हमारे सामने 3 रूप प्राप्त होते हैं, यानी 3 प्रकार से रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द। तो इस व्याख्यान के द्वारा आपको इन शब्दों के परिभाषा की भी जानकारी होगी। आते हैं अब हम लोग मुख्य विषय पर। तो सबसे पहले हम शब्द की बात करते हैं। शब्द किसी भी भाषा की महत्वपूर्ण इकाई होते हैं। यद्यपि सबसे छोटी इकाई या यूनिट ध्वनि होती है, परंतु भाषा का लक्ष्य भावों के आदान प्रदान में शब्द ही वो इकाई है जो अर्थवान होती है। यानी कहने का आशय ये है कि शब्द ही भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई होते हैं। अर्थात शब्द के माध्यम से ही अर्थ की प्रतीति होती है। आप सभी शब्द से परिचित हैं, लेकिन मुख्य विषय पर आने से पहले हम लोग संक्षेप में शब्द पर विचार करेंगे और यह आवश्यक भी प्रतीत होता है कि हम लोग शब्द पर विचार कर लें। हिंदी के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य अर्थात व्याकरण के विद्वान कामता प्रसाद गुरु अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में शब्द की परिभाषा कुछ इस प्रकार से देते हैं। वो कहते हैं कि एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। वर्ण का अर्थ होता है अक्षर या ध्वनि, जिसे अंग्रेजी में लेटर या कैरेक्टर भी हम कहते हैं। और समूह का अर्थ होता है एक स्थान पर एकत्रित होना, एक स्थान पर इकट्ठा होना। इस प्रकार जब हम 2 सार्थक वर्णों या अक्षरों को मिलाते हैं तो एक शब्द का निर्माण होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है, गौरतलब तथ्य ये है कि जिस शब्द का निर्माण होता है उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है या उसका अर्थ निकलना चाहिए। यदि अर्थ नहीं निकलता है तो निश्चित रूप से वह शब्द नहीं होगा। और इन्हीं शब्दों को हम
अपनी रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में और इसके साथ साथ पठन पाठन के संदर्भ में भी इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। घ और रा आप लोग जानते हैं, यह दो अलग अलग वर्ण हैं। अब ज्यों ही यानी जैसे ही इन्हें हम एक साथ ला करके रखते हैं, एक साथ मिलाते हैं, तो जो इसका स्वरूप हमारे सामने आता है वो क्या आता है? घर यानी मकान, जिसमें परिवार रहता है या परिवार के लोग रहते हैं। अब फिर ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अगर हम इन दोनों वर्णों को उलट दें, जैसे रा जो कि बाद में था उसको हम पहले ले आए और घा को बाद में ले आए, तो कौन सी रचना हमारे सामने, कौन सा स्वरूप इसका हमारे सामने आएगा? वो स्वरूप आएगा रघ। परंतु आप जानते हैं कि रघ जैसी कोई वस्तु या चीज नहीं होती है, इसलिए यह शब्द सार्थक नहीं है। तो स्पष्ट है कि ध्वनियां चाहे वो एक हों, चाहे वो ध्वनियां एक से अधिक हों, जब उनका मेल होगा तो निश्चित है कि उनमें सार्थकता निहित होनी चाहिए। यानी अगर वो सार्थकता अपने भीतर निहित नहीं किए हुए होता है, अगर वो सार्थक नहीं होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो वो शब्द नहीं होगा। तो हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द के निर्माण के लिए सार्थकता आवश्यक तत्व है। तो अब हम सार्थक शब्दों के उदाहरणों पर दृष्टिपात कर लें, उसको देख लें। जैसे कमल, जलज, पंकज, अंगन, झमझम, अकबर, मटर, दल, बल, जल, कल, समर, अमर, बहुत सारे ऐसे शब्द हम देख सकते हैं। तो प्रिय सहभागियों, शब्द की अवधारणा निश्चित रूप से आपके मस्तिष्क में आ गई होगी कि शब्द क्या होते हैं। अब हम मुख्य विषय पर आते हैं, यानी शब्दों के वर्गीकरण पर दृष्टिपात करेंगे। और जो अभी हमने आपके सामने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से उसके प्रकाश में, उसकी रोशनी में आप शब्दों के वर्गीकरण को और सहजता से आत्मसात कर सकते हैं। तो शब्दों के वर्गीकरण के कई आधार होते हैं। इनमें जो प्रमुख आधार हैं, पहले हम उसको देख लेते हैं। पहला आधार है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। दूसरा है स्रोत, उद्गम या इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और तीसरा जो है वो है अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और हम प्रयोग के आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो अब हम इस व्याख्यान के जो निर्दिष्ट विषय है उस पर हम आते हैं। तो इसमें हम लोगों ने ये निर्धारित किया था कि हम लोग व्युत्पत्ति, रचना अथवा बनावट के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण है उसका हम अध्ययन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा जो है वो है योग रूढ़। तो प्रिय सहभागियों, अब हम इन्हें बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं
यानी इनको एक एक करके हम लोग देखेंगे और उदाहरण के साथ इस पर विचार करेंगे। तो जो सबसे पहला वर्ग है जिसका कि हमने आपके समक्ष उल्लेख किया वो है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द के विशिष्ट रूप पर विचार करने से पहले हम थोड़ा सा रूढ़ शब्द के साधारण अर्थ पर भी दृष्टिपात कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। तब इस शब्द का जो स्वरूप है, इसकी परिभाषा है, वो और अधिक स्पष्टता के साथ हमारे सामने आ जाएगी। तो आप लोग जानते हैं बहुप्रचलित शब्द है, इसका जो परंपरागत शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साधारण या परंपरा से मान्य, अथवा इसको हम इस प्रकार से भी जानते हैं कि जो प्रचलन में हो और उसकी प्रकृति परंतु कैसी हो, थोड़ी सी कठोर हो, तो इसको हम रूढ़ या रूढ़ियों के रूप में जानते हैं। तो जब परंपराएं विकास के बजाय व्यक्ति या समाज के सामने अवरोध का कार्य करने लगती हैं, तब वस्तुतः वही परंपराएं क्या हो जाती हैं, वो परंपराएं रूढ़ियों के रूप में तब्दील हो जाती हैं। तो अब अवरोध की बात हमने की, अवरोध शब्द का उच्चार आपके सामने किया, तो यहाँ पर अवरोध से तात्पर्य क्या है कि विकास का रुक जाना। यह शब्द की रचना के संदर्भ में इसी अर्थ में प्रयोग में लाया जाता है। तो इसके प्रकाश में आप देख सकते हैं कि रूढ़ शब्द वो शब्द होता है जो किसी निश्चित अर्थ में प्रयोग किया जाता है, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और ये शब्द अपने आप में पूर्ण होता है। कहने का आशय ये है कि इस प्रकार के शब्दों में निहित अर्थ हमको परंपरा से प्राप्त होते हैं, यानी उनका प्राप्त होना इस तथ्य पर निर्भर करता है कि वो जो अर्थ है वो परंपरा से चला आ रहा है। इसके अर्थ में किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। तो हम इस प्रकार के शब्द के संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि रूढ़ का अर्थ क्या होगा, सुनिश्चित या स्थिर, यानी ऐसे शब्द जो अपनी जगह पर टिके हैं, अर्थात स्थिर हैं, या आप कह सकते हैं फिक्स हैं। यानी जब हम शब्दों को इस प्रकार के जो रूढ़ शब्द हैं उनको अगर हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो अक्षर तो अलग अलग हो जाते हैं, टुकड़े तो हो जाते हैं, लेकिन उन अक्षरों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। रूढ़ शब्द जो होते हैं वो किसी दूसरे शब्द का सहयोग नहीं लेते हैं, बल्कि ये स्वतंत्र प्रकृति के होते हैं। इनके प्रयोग की लंबी परंपरा होती है, जिसके कारण ये किसी वस्तु, स्थान, विचार, भाव, क्रिया इत्यादि, यानी ये जो वस्तु, स्थान, क्रिया इत्यादि है, इसके लिए स्थिर रूप ग्रहण कर चुके होते हैं। यानी इनके भीतर जो है यह अर्थ पहले से ही निश्चित हो चुका होता है और इसीलिए हम कहते हैं कि इन शब्दों का अर्थ जो क्या होता है वो निश्चित होता है। इन शब्दों को अब अगर आप ये कहें कि टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है तो उचित होगा। इन शब्दों को अगर हम टुकड़ों में विभाजित करते हैं तो जो इसके टुकड़े हमारे सामने आते हैं उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं
कि रूढ़ का अर्थ है सुनिश्चित या स्थिर, यानी ऐसे शब्द जो अपनी जगह पर टिके हैं, अर्थात स्थिर हैं, फिक्स हैं, रुके हुए हैं। नाक, पानी, पीला, मसाले, आग, घर, हवा इत्यादि शब्द रूढ़ शब्द के उदाहरण हैं। तो इसको भी हम देखते हैं, इस पर गहराई से विचार करके आप लोगों के सामने इसका स्वरूप स्पष्ट करने का प्रयास हम करते हैं। नाक शब्द को आप ले लीजिए। नाक शब्द का अर्थ होता है शरीर का ऐसा अंग जो सांस लेने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन इसी शब्द को न और क रूप में अगर हम अलग अलग लिख दें तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो आप देख सकते हैं, यानी कहने का आशय ये है कि अगर इसको हम खंडित कर देते हैं, इसको दो टुकड़ों में ना और का में बांट देते हैं, तो दोनों जो इसके खंडित टुकड़े हैं वो कैसे हो जाते हैं, वो अर्थहीन हो जाते हैं। प्रस्तुत उदाहरण के माध्यम से ऐसे शब्दों को जो खंड में तो विभक्त हो जाएं, लेकिन उन खंडों का कोई अर्थ ना निकले, तो हम समझ सकते हैं कि ये शब्द क्या कहलाएंगे, रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब दूसरे उदाहरण पर भी हम लोग संक्षेप में गौर करते हैं। आप देख सकते हैं, पानी का खंड करने पर पा और नी दो टुकड़े प्राप्त होते हैं। स्वतंत्र रूप से ना तो पा का कोई अर्थ होगा और ना ही नी का कोई अर्थ होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, यही स्थिति पीला शब्द की भी है। पीला को अगर आप खंड में विभाजित करिए, पीला शब्द को अगर टुकड़ों में आप विभाजित करिए, तो आप देखेंगे कि पी और ला दो टुकड़े प्राप्त होते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से इन दोनों टुकड़ों का कोई अर्थ नहीं होता है। मसाले को अगर आप खंडित करिए तो आप देख सकते हैं कि म स ले तीन खंड इसके हमको प्राप्त हुए। इसको दो खंड में भी आप विभाजित कर सकते हैं, मसा और ले। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर तीनों खंडों में आप दृष्टिपात करें, तीनों खंडों को आप देखें, तो तीनों खंडों का कोई स्वतंत्र रूप से अलग अर्थ नहीं होता है, और जो दो खंड हैं उन दोनों खंडों का भी स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। अब अगर दूसरा जो खंडन है, यानी जो दूसरा खंडित रूप है, परंतु उस पर आप ये सवाल उठा सकते हैं कि यहाँ पर म और साले दो टुकड़े हम कर सकते हैं, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, मसाले के संदर्भ में, यानी जो पूरा शब्द आपको प्राप्त हुआ है, वहाँ पर साले का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। ये अलग से शब्द है। मसाले के साले का कोई अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि इनका अर्थ परंपरागत होता है, उसी में निहित होता है, रूढ़ होता है, और इसके जो खंड हम करते हैं, इसके जब टुकड़े हम करते हैं, तो जो हमें खंड या टुकड़े प्राप्त होते हैं उनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है, वो सार्थक नहीं होते हैं, वो टुकड़े या वो खंड निरर्थक होते हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसके दूसरे हिस्से पर आते हैं, दूसरे वर्ग पर आते हैं। दूसरा वर्ग है यौगिक शब्द का। तो आप देख सकते हैं कि योग का सामान्य अर्थ क्या होता है, जोड़ना या मिलाना। यानी जब हम दो वस्तुओं को आपस में मिला दें, उनको एक दूसरे का सहयोगी बना दें, तो वो योग कहलाता है। और यही स्थिति इस जो कि आपके सामने शब्द है
पारिभाषिक शब्द के संदर्भ में भी देखी जा सकती है या होती है। यह शब्द दरअसल दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के जोड़ होते हैं। यानी कोई भी यौगिक शब्द ऐसा होता है जिसमें कि दो शब्द ला करके हम एक साथ मिला देते हैं, या कभी कभी एक शब्द होता है और एक शब्दांश होता है, दोनों को हम मिला करके शब्द का निर्माण करते हैं। तो ये शब्द जो हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं। इन जुड़े शब्दों की सार्थकता के साथ साथ इनके सारे खंडित अर्थ जो अंश होते हैं वो भी अपने भीतर अर्थ निहित किए रहते हैं। यानी कहने का आशय ये है कि जब हम यौगिक शब्द को खंडित करते हैं तो हम देखते हैं कि जो उसका अंश हमको प्राप्त होता है, जो उसका खंड हमको प्राप्त होता है, उसका भी अर्थ होता है। हम इससे इस तरीके से कह सकते हैं कि दो रूढ़ शब्द जब आपस में मिल करके नया सार्थक शब्द बनाते हैं तो वो शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। आप समझ गए होंगे कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि योग होता है वो दो शब्दों का होता है, और या एक शब्द और शब्दांश का होता है। और महती तथ्य ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अर्थ हमको प्राप्त होता है वो दोनों का भी प्राप्त होता है, और जब खंडित कर देते हैं तो वो जो दो अलग अलग खंड हमको या तीन खंड हमको प्राप्त होते हैं उनका भी अर्थ होता है। अब हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एक शब्द है विद्यासागर, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसके पास ज्ञान का अपार भंडार हो। आप जानते हैं विद्यासागर का अर्थ होता है कि ज्ञानी व्यक्ति, अपार भंडार से भरपूर परिपूर्ण व्यक्ति। तो आप देख सकते हैं कि विद्यासागर एक सार्थक शब्द है, और जब अब इसको हम दो खंडों में विभाजित करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास इसके दो खंड सामने आते हैं, पहला विद्या और दूसरा सागर। इसके खंडित शब्दों यानी विद्या अर्थात ज्ञान और सागर अर्थात गहरे अथवा अथाह जल का विशाल कुंड, यानी विद्या का भी स्वतंत्र रूप से अर्थ होता है और ये हमारे सामने आता भी है। इसी प्रकार से सागर शब्द भी अर्थवान होता है, जो खंड आपने किया वो अर्थवान होता है। तो आपने देख लिया कि दोनों जब एक साथ मिल करके आते हैं तो वो अर्थवान होते हैं, और जब उनको हम टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं तो वो टुकड़े भी अर्थवान होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि दो खंड मिल करके दो शब्द या शब्दांश एक हो उसमें मिल करके शब्द का निर्माण करते हैं तो यौगिक शब्द कहलाते हैं, और उनके जो खंड होते हैं वो भी अर्थवान होते हैं। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण पर आप लोग विचार कर सकते हैं, हम लोग विचार कर सकते हैं। वो शब्द है घुड़सवार, जिसका अर्थ है वो आदमी या कोई आदमी जो घोड़े पर सवार होता है उसको हम क्या कहते हैं, घुड़सवार कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि घुड़सवार एक शब्द होता है और वो सार्थक शब्द होता है। उसके भीतर दो भाग निहित होते हैं, यानी ये शब्द जो है वो दो शब्दों का योग होता है। पहला क्या होगा, पहला होता है घुड़ और दूसरा होता है सवार। इसको इस प्रकार से भी आप कह सकते हैं कि जब हम घुड़सवार शब्द को दो टुकड़ों में करते हैं, विभाजित करते हैं, तो हमारे सामने जो शब्द आते हैं वो हैं घुड़ और सवार। तो आप जानते हैं घुड़ अर्थात घोड़ा, यानी
टुकड़े का भी सार्थक अर्थ हमारे सामने मौजूद है। और सवार यानी जो किसी वाहन पर बैठता है। कोई व्यक्ति जब कहीं सवारी करता है तो उसको सवार कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्र रूप से भी इसका जो टुकड़ा है वो अर्थवान होता है, और जब दोनों को एक साथ हम प्रयुक्त करते हैं तो वो शब्द भी अर्थवान होता है। तो यौगिक शब्दों के दूसरे उदाहरण आप देख सकते हैं। हिमालय, भोजनालय, छात्रावास, कायाकल्प, पालनहार, नवयुवक, जलधारा, प्रधानमंत्री, राजपुरुष, देवदूत, चरण कमल, प्रतिदिन, समतल, इत्यादि इत्यादि। अब हम लोग जो इसका तीसरा खंड है उस तीसरे खंड पर भी विचार करेंगे, यानी तीसरा वर्ग जो है जिसको कि हम योग रूढ़ के रूप में रेखांकित करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस शब्द से ही बहुत कुछ इसके स्वरूप का स्पष्टीकरण हो जाता है। क्या? यानी वह शब्द जो यौगिक भी हों और रूढ़ भी हों, यानी जिसमें जोड़ और रूढ़ियां दोनों निहित हों, तो ऐसे शब्दों को हम योग रूढ़ शब्द कह सकते हैं या कहते हैं। यानी जो यौगिक शब्द की विशेषता को भी भीतर समाहित किए हुए होते हैं और रूढ़ की विशेषताओं को भी अपने भीतर उतारे हुए होते हैं। तो हम देखते हैं कि ये शब्द जो हैं वस्तुतः रचना की दृष्टि से तो यौगिक होते हैं, और अर्थ की दृष्टि से ये कैसे होते हैं? ये रूढ़ होते हैं, यानी इनकी प्रकृति रूढ़ होती है, इसीलिए इनको हम योग रूढ़ शब्द के रूप में देखते हैं। इस प्रकार के शब्द जो होते हैं तो जब उनको हम खंडित करते हैं, उनके दो टुकड़े करते हैं, तीन टुकड़े करते हैं, तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खंड है उनके अर्थ अलग होते हैं, लेकिन जब दोनों खंड मिलकर के एक शब्द बनाते हैं तो वो शब्द रूढ़ रूप में प्रयुक्त होता है, यानी वो विशिष्ट अर्थ में ही ग्रहण किया जाता है, यानी वो किसी तीसरे अर्थ का बोधक होता है। जो उसके दोनों खंड हैं, उन दोनों खंडों का जो अर्थ होता है उस अर्थ से इस योगरूढ़ शब्द का अर्थ भिन्न हो सकता है और होता है। इसे हम दूसरी तरीके से अगर देखें, समझने का प्रयास करें, तो कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से तो बने होते हैं, परंतु अपने निश्चित अर्थ को छोड़कर, यानी उन शब्दों के आधार पर जो इसका अर्थ होगा उसको छोड़ करके किसी अन्य अर्थ को अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, यानी किसी तीसरे अर्थ के लिए यह रूढ़ हो चुके होते हैं। यानी हो सकता है कि जो अर्थ इनसे निकलता हो वो उन्हीं दोनों शब्दों पर आधारित होता है, लेकिन गौरतलब बात यह है कि वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा, और इसको हम उदाहरण के माध्यम से और सहजता से, आसानी से समझ सकते हैं। तो योगरूढ़ शब्द के उदाहरण आप देखिए और उसके माध्यम से इसको समझिए। लंबोदर एक शब्द है जिससे आप लोग परिचित हैं। ये दो यौगिक शब्दों के मेल से बना है, यानी ये दो ऐसा यौगिक है जो कि दो शब्दों के मेल से बना है। वो शब्द कौन से हैं? लंब और उदर। तो यहाँ पर लंब का अर्थ क्या होता है? लंबा, और उदर का अर्थ होता है पेट। तो जिसका पेट बड़ा होता है ना, उसको हम लंबोदर, अगर
आप साधारण अर्थ को देखेंगे इस यौगिक शब्द के, जो कि इसके दोनों खंडों का अर्थ होता है, तो यही होना चाहिए। लेकिन उन तमाम व्यक्तियों को जिनका पेट बड़ा होता है उसको हम लंबोदर नहीं कहते हैं, यानी इसके लिए एक निश्चित अर्थ ही निर्धारित होता है। और आप लोग जानते हैं कि लंबोदर शब्द देवता गणेश के लिए प्रयुक्त होता है, उनके लिए ये शब्द रूढ़ है। तो आप समझ गए होंगे कि यद्यपि शाब्दिक रूप से तो अलग अर्थ हो सकता है, दूसरा अर्थ होता है, लेकिन उस दोनों टुकड़ों को मिलने से जो एक योगरूढ़ शब्द बना है उसका अर्थ उन टुकड़ों पर आधारित नहीं होता है, बल्कि उसका एक निश्चित अर्थ होता है। और आप जानते हैं कि गणेश जी देवताओं में एक विशेष देवता हैं और जिनका उदर बहुत लंबा होता है, इसलिए ये शब्द गणेश जी के लिए प्रयुक्त होता है, रूढ़ी के रूप में स्थिर हो चुका है। तो अंत में योगरूढ़ शब्द के एक दिलचस्प उदाहरण के माध्यम से मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। वो शब्द है खटमल। इसके दो टुकड़े होते हैं, खट और मल। अब खट का अर्थ होता है चारपाई और मल का अर्थ होता है गंदगी। तो इसका तो अर्थ होना चाहिए चारपाई की गंदगी। चारपाई में बहुत सारी गंदगी होती है, लेकिन हम उस सारी गंदगी को खटमल नहीं कहते हैं। खटमल एक प्रकार का कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है। ये शब्द एक रूढ़ अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप लोग इन तीनों शब्दों की जो अवधारणा है आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, आप लोग इसको समझ गए होंगे। और आज के इस सत्र का जो अंतिम क्रियाकलाप है वो है स्वमूल्यांकन का, यानी आपके सीखने समझने की जो क्षमता है उसकी समझ का। हमने इस चर्चा के दौरान जो सीखा है, जो समझा है, उसको हम मूल्यांकित करेंगे। इसके लिए आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न प्रस्तुत किए जाएंगे और आप उन प्रश्नों को पढ़ करके उनके सही विकल्पों को चुन करके उसका मूल्यांकन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपके सामने व्याख्यान संख्या 20 का उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उत्तरमाला व्याख्यान संख्या 20 आप देखिए। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर है विकल्प अ, 2 का अ, 3 का अ, 4 का ब और 5 का दा। अब हम लोग मुख्य प्रश्नों पर आते हैं जो कि मूल्यांकन के लिए आपके सामने प्रस्तुत हैं। पहला प्रश्न है, कमल किस प्रकार का शब्द है? विकल्प अ यौगिक, ब रूढ़, सा योग रूढ़, द इनमें से कोई नहीं या अन्य। दूसरा प्रश्न है, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को कहते हैं। विकल्प अ वाक्य, ब अक्षर, स शब्द, द पद। तीसरा प्रश्न है, यौगिक शब्द कौन सा है? इनमें से कौन सा है? विकल्प अ है पंकज, ब दिन, सा पाठशाला, द जलज। और चौथा जो प्रश्न है वो है, रूढ़ का अर्थ होता है स्थिर, सुस्थित, फिक्स। तीनों विकल्प सही है। विकल्प द। और अंतिम प्रश्न है, पंकज किस प्रकार का शब्द है? विकल्प अ योगरूढ़, ब रूढ़, स यौगिक और द इनमें से कोई नहीं। तो प्रिय सहभागियों, इस प्रकार से हमारे इस व्याख्यान संख्या 21 का यहीं पर अंत होता है। आप लोग इस व्याख्यान में हमारे साथ आरंभ से लेकर के अंत तक जुड़े रहे, इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों को इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। धन्यवाद।